अस्सलाम वालेकुम। जी, ओके। कल हमने जो टॉपिक समझा था दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेजेस। कल हमने देखा था लिटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। ये क्लियर था टॉपिक? जी रुबिका। जी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। क्लियर था? अच्छा, अब आज का जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, यानी कि वायरसेस कितनी तरह के हैं और उनसे क्या कोई स्पेशल किस्म की डिजीजेस जो कॉमन है हमारी इर्द गिर्द पाई जाती हैं लोगों में मोस्टली। ठीक है, आज हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि वायरस की क्लासिफिकेशन हम किस बेस पे करते हैं। ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको? ओके। सबसे पहले हमने देखा है कि जैसे ऊपर लास्ट जो हमारे पास डायग्राम थी, हमने उसमें वायरस की डिफरेंट शेप्स देखी थी, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, उसकी अपीयरेंस कैसी होती है, लुक कैसी होती है, राउंड है, हेलिकल है, ठीक है, ऐसे सिलेंडर सिलेंडर फॉर्म में है, और इसमें इसकी तरह का जैसे टेडपोल लार्वा की तरह का अपने बैक्टीरियोफेज, ये जो वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करता है, ये उस तरह का है। तो हमने ये देखना होता है कि सबसे पहले उसकी फॉर्म कैसी है, उसकी लुक देखने में कैसा है। फिर उसके बाद उसकी न्यूक्लिक एसिड प्रॉपर्टीज कैसी हैं, उसमें आरएनए है, उसमें डीएनए है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या वो इन्वेलप है या कम्प्लेक्स है, ठीक है। नेकेड वायरसेस हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था ना कि नेकेड वो होते हैं और कि जिनके ऊपर कोई ऐसी होस्ट प्रोटीन कवरिंग नहीं होती, ठीक है। और हमारे पास इन्वेलप्ड वायरसेस वो होते हैं कि जिनके ऊपर प्रोटीन कैप्सिड के ऊपर होस्ट प्रोटीन की एक लेयर होती है। तो इस तरीके से 2-3 पॉइंट्स हमने देखने हैं कि किस बेस पर हम वायरसेस को क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला हमने देखा इसकी मॉर्फोलॉजी, दूसरा हमने देखा कि इसकी न्यूक्लिक एसिड कौन सा है, क्या डीएनए है, आरएनए है, और फिर उसके बाद वो इन्वेलप्ड है, नेकेड है या कम्प्लेक्स है। सो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी वायरसेस आर क्लासिफाइड। अब देखें ना, मॉर्फोलॉजी हमने अभी डायग्राम्स में देखी है, कुछ रॉड शेप्स हैं, कुछ स्फेरिकल है, अब साथ में इनके एग्जांपल्स भी गिवन है, ठीक है। कि रॉड शेप कौन सा है, टीएमवी, और स्फेरिकल कौन सा है, पोलियो वायरस है। ये टीएमवी है, टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक। और उसके बाद जो हमारा बैक्टीरियोफेज अभी हमने ये ऊपर देखा है, जो बैक्टीरिया में डेवलप करते हैं, सो दीज आर लाइक टेडपोल। टेडपोल लार्वा होता है जो कि फ्रॉग्स वगैरह में उनकी एम्ब्रियोस के बाद की जो स्टेजेस होती हैं, यानी कि जो डेवलपमेंट का एक स्टेज होता है टेडपोल, उसमें सिर्फ एक हेड होता है और एक टेल नज़र आ रही होती है उस टाइम पर। अच्छा, आज हमारा जो ये नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ सम वायरल डिजीजेस। किस किस्म की डिजीजेस हैं जो हम अक्सर देखते होते हैं और वो वायरस की वजह से हो सकती होती हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें आपने देखी होंगी, ये स्मॉल पॉक्स यानी कि चीचक, जिसे हमारी अब कॉमन लैंग्वेज में से कहते हैं, और लेकिन ये मतलब काफ़ी हद तक अभी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी और इसके वायरस के होने का चांस। ये हर्पिस सिम्प्लेक्स है, आप ये देख रहे हैं, ये लिप्स के साथ ऐसे एरिया रेडनेस है। फिर ये मीजल्स, जिसे आप आम जबान में खसरा कहते हैं। मम्प्स, ये देख रहे हैं आप, ये गर्दन नेक के पास के रीजन थोड़ा सा ये स्वॉलन है, लिम्फ नोड्स भी इसमें स्वॉलन हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद पोलियो वायरस जो सबसे ख़तरनाक है, यानी कि ये छोटे बच्चों में उनकी ये जो स्पाइनल कॉर्ड के रीजन होता है, ये वहाँ पर जाकर वायरस ग्रो करता है और लेग्स को हमेशा के लिए ऐसे कह सकते हैं कि उनकी फंक्शन ख़त्म हो जाता है। तो ये हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है कि स्मॉल पॉक्स का वायरस कैसा वायरस है, ठीक है, और ये कब डिजीज सामने आई और ये कैसे अब दुनिया से काफ़ी जगहों से ये ख़त्म हो चुकी है, रेडिकेट कर दी गई है, ठीक है, वैक्सीन की हेल्प से। सो स्मॉल पॉक्स विच इज़ कॉज्ड बाय पॉक्स वायरसेस, ठीक है। और इसका डीएनए का इन्वेलप्ड वायरस है, यानी कि ये होस्ट की प्रोटीन से ही अपने आप को कवर कर लेता है। डीएनए है इसके अंदर, डीएनए, और ये इन्वेलप्ड वायरस है। इस एंशियंट डिजीज, बहुत पुरानी वक्तों की डिजीज है, विच इज़ नोन टू हैव अकर्ड इन एज एपिडेमिक इन द चाइना एज अर्ली एज 12th सेंचुरी बीसी, ठीक है। इनके चाइना के रीजन में ही देखिए ना, ये जो एपिडेमिक होता है और पेंडेमिक है, पेंडेमिक होता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, एपिडेमिक होता है यानी कि एक खास ही रीजन में ही, एक खास स्पेसिफिक इलाके में इसका फैल जाना। तो ये दिस वाज लाइक एन एपिडेमिक इन चाइना। ये
12th सेंचुरी BC बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, कवल मसीह जिसे कहते हैं हम उर्दू में। सो अंटिल द अर्ली 20th सेंचुरी, 20 सेंचुरी के शुरू में, यानी कि जो हमारा ये 1910, 1901, 1920 तक का जो टाइम पीरियड था, स्मॉल पॉक्स वॉज अ कॉमन डिजीज थ्रू आउट द वर्ल्ड, काफ़ी सारे लोगों में हो जाती थी। इन स्मॉल पॉक्स, अच्छा इस बीमारी में होता क्या है, रेज्ड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स आर फॉर्म्ड ऑन द बॉडी, जिस्म पे थोड़े से ऐसे उठे हुए और फ्लूइड फिल्ड जिनके अंदर लिक्विड होता है, ऐसे ना थोड़े से दाने या इस किस्म की कोई बॉडी के ऊपर ना कोई स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, विच बिकम पस्ट्यूल्स लेटर ऑन। उसके बाद वो थोड़े से मज़ीद सुर्ख हो जाते हैं एंड फॉर्म पिटेड स्कार। तो फिर जब उनके अंदर से लिक्विड खुश्क हो जाता है तो वो वहाँ पर ऐसे जिनके ऊपर एक छोटा सा ब्लैक कलर का निशान, पिट, ठीक है, स्कार, जख्म के निशान को कहते हैं, और जिस जगह पर ये ऐसे वेजिकल होता है, फ्लूइड फिल्ड वेजिकल होता है, खुश्क होने के बाद वो एक स्कार, जख्म की नुमा का निशान छोड़ देता है, उस जगह को कहते हैं, उस स्कार को कहते हैं दी पॉक्स। ठीक है, बात क्लियर है, समझ आ रही सबको? जी स्टूडेंट, समझ आ रही है ना मेरी बात की? यस मैम। स्मॉल पॉक्स के वाले से हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं। ओके, बाय 1950, अभी हम बात कर रहे थे अर्ली 90s की। अब देखिए आधी सेंचुरी गुजर गई है, हाफ सेंचुरी के बाद बाय 1950s इम्यूनाइजेशन एंड अदर कंट्रोल मेजर्स हैड लार्जली डिक्रीज द डेंजर। मतलब जाहिर है कि थोड़ा जैसे ही बीमारी में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई, टेक्निक्स आई, स्ट्रेटजीज आई, तो बीमारी को कंट्रोल कर लिया गया। बट इट इज स्टिल प्रेजेंट इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वो हैं कि जो डेवलप्ड नहीं हुई अभी तक, वहाँ पर बहुत पॉवर्टी और उसमें डिजीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। जैसे कुछ ख़ास कंट्रीज़ हैं अफ्रीकन या इस किस्म के इलाके हैं कि जहाँ अभी तक बेसिक नीड्स भी प्रोवाइडेड नहीं की गई, ठीक है। तो उधर ये अभी भी डिजीज़ है, पाई जाती है, वेयर मैनी पीपल आर अफेक्टेड, बहुत से लोग मुतासर हो जाते हैं। इन 1980 इट वाज डिक्लेयर्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दैट स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन इराडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, की दुनिया से स्मॉल पॉक्स ख़त्म किया जा चुका है। अच्छा, मैं आपको ये दिखा देती हूँ कैसा होता है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स के पेशेंट कैसे होते हैं। जी, आपको ये नज़र आ रही है मेरी डायग्राम्स? ये स्क्रीन शेयर हो रही है आपसे? जी, देख रहे हैं आप, फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स, ठीक है। और इस तरह से ये चेहरे पे ये बड़ा पेनफुल टाइम पीरियड था जिस वक्त ये डिजीज़ हो जाती थी लोगों को, ठीक है। ये आप देख रहे हैं इस तरह से ये इस किस्म के मसाइल। अब ये देखें, अब ये पिटेड स्कार, ये एक ब्लैक कलर का निशान है और फिर ये स्कार ऊपर छोड़ जाता है। So this was all about, this is all the pictures of different types of patients, those who were affected by smallpox. अच्छा, अब अगला है हर्पीज सिम्प्लेक्स। आप हर्पीज सिम्प्लेक्स की अगर आपने ये डायग्राम देखें तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये लिप्स के रीजन के पास ये थोड़ा सा एरिया इफेक्टेड है, ठीक है। इसमें क्या होता है इस डिजीज में, हर्पीज वायरस, ये भी डीएनए वायरस है रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज। इट इज नेचुरली अकरिंग डिजीज ऑफ द मैनकाइंड। इन दिस वास्कुलर लीजन्स इन द एपिथेलियल लेयर्स ऑफ एक्टोडर्मल टिश्यूज आर फॉर्म। देखिए, हमारी स्किन की दो लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्मल एंड एंडोडर्मल, ठीक है। और ये उसकी एपिथेलियल लेयर्स, यानी कि स्किन की जो मुख्तलिफ लेयर्स के दरमियान वहाँ पर लीजन्स जैसे जख्म, रेड कलर के निशान बन जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर हर्पीज सिम्प्लेक्स नजर आ रहा है। Most commonly this disease occur in the mouth, on the lips and the other skin side, यानी कि जो सॉफ्ट एरियाज हैं स्किन के और मोस्ट कॉमनली लिप्स हो, ऐसी उनके इर्द गिर्द के रीजन में ये प्रॉब्लम हर्पीज सिम्प्लेक्स हो सकता है। डीएनए का ये वायरस है, डीएनए इसके अंदर है, ठीक है। बात समझ आ गई? ओके, सो नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंजा। आपको नाम से शो हो रहा है फ्लू, ठीक है, इससे होता है और ये काफ़ी कॉमन है, डिजीज़ है, और ये इन्वेलप्ड आरएनए वायरस है, ठीक है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि इन्फ्लुएंजा इज आरएनए वायरस, पहली दो डीएनए है फिर आरएनए है, और ये काफ़ी कॉमन वाइड स्प्रेड डिजीज़ है। एक से दूसरी जगह, एक से दूसरे इंसान को ये लग भी जाती है, क्योंकि ये जो स्लेवा के पार्टिकल्स या इस तरीके से वो छींकने वगैरह से, स्नीजिंग से, कफिंग से वो दूसरे बंदे तक ट्रांसफ़र हो सकती है।
अच्छा, मम्स एंड मीजल्स, ये इसका जो ग्रुप है पैरामिक्सो वायरसेस, ये इस ग्रुप से ये वायरसेस बिलोंग करते हैं। ये दिस आर लार्ज इन्वेलप्ड एंड आरएनए वायरस, ये भी अब आरएनए वायरस है। मम्स इज हाईली कंटेजियस, वाइड स्प्रेड बट सेल्डम फैटल, ये भी कंटेजियस है, यानी कि ये एक से दूसरे बंदे को हो सकता होता है। कंटेजियस का मतलब यही होता है कि फैलने वाला, ठीक है। अबाउट 60% ऑफ द अडल्ट आर इम्यून टू इट, यानी कि जितने भी हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं, अडल्ट होते हैं, क्योंकि उनके अंदर, उनकी बॉडी के अंदर इतनी इम्यूनिटी होती है, एंटीबॉडीज़ बनी हुई होती हैं कि वो इस डिजीज़ से अब मुकाबला कर लेते हैं। लेकिन छोटे बच्चों में ये होता है कि वो वीक होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा डेवलप नहीं किया हुआ होता, जिसकी वजह से ये डिजीज़ उनको हो सकती होती है। मीजल्स इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट डिजीज ऑफ द चाइल्डहुड एंड एडल्ट ह्यूमन पॉपुलेशन इज इक्वली ससेप्टेबल दी वर्ल्ड ओवर। ये कहता है कि बच्चों में तो ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती होती है, क्योंकि बच्चे, मैंने आपसे यही कहा कि इम्यूनिटी उनमें इतनी स्ट्रांग नहीं होती। लेकिन कुछ अडल्ट, इसमें ऊपर देखें ना, अबाउट 60% ऑफ द एडल्ट आर इम्यून टू इट। लेकिन जो रिमेनिंग 40% हैं वो तो इक्वली ससेप्टेबल हैं, ठीक है। ससेप्टेबल का मतलब होता है कि डिजीज़ हो सकना, यानी कि वो उनका शिकार हो सकते हैं, ये डिजीज़ उनको भी हो सकती है। फैटल नहीं है, फैटल का मतलब होता है जानलेवा, जानलेवा बीमारी नहीं है। लेकिन ये है कि ये कॉमन है और कंटेजियस भी है, फैल भी सकती है एक से दूसरे बंदे को। और इसका बस ये फ़ायदा होता है कि इसके टाइम के गुजरने के बाद बंदा, जो पेशेंट्स होते हैं, दे आर नाउ इम्यून टू, मतलब दोबारा उनको ये डिजीज़ अब नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर इसके लिए एंटीबॉडीज़ डेवलप कर गई। एंटीबॉडीज़ क्या चीज़ होती हैं? एंटीबॉडीज आप समझ लीजिए कि एक तरह से फाइटिंग सेल्स होते हैं, कि जैसे ही कोई वायरस या बैक्टीरिया इस किस्म का दैट कैन कॉज द डिजीज, जो बीमारी पैदा कर सकता है, ये एंटीबॉडीज उससे आके फाइट करती हैं और उसको ख़त्म कर सकती होती हैं। ठीक है, बात समझ आ गई आपको मम्स एंड मिजल्स की भी? Yes, ma'am. ओके। तो देन इज पोलियो, पोलियो मिलाइटिस इसका पूरा प्रॉपर नेम है। इट इज काज्ड बाय पोलियो वायरस, इट इज फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, यहाँ पर तो ये कह रहा है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड है, लेकिन काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ये ख़त्म की जा चुकी है। क्यों? क्योंकि इसके जो फैलने का तरीका होता है, ये हमेशा जो ये पानी जो इस्तेमाल होता है, उसमें अगर कोई ये वायरस के ख़दशा हो कि वायरस वहाँ से उस पानी में मौजूद है, और वही पानी इस्तेमाल करने से ये वायरस फैल सकता है। और ये कंटामिनेटेड, यानी कि गंदा पानी पीने से, गंदे पानी के इस्तेमाल से ये वायरस फैलता चला जाता है, और ये दूसरे इलाके के लोगों को भी इफेक्ट कर सकता है। सो इट अकर्स मोस्टली इन चाइल्डहुड, बचपन में ये होता है, क्योंकि उस एज पर प्राइमरी इन्फेक्शंस अकर्स वेरीज विद सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर, कि जैसे द एज एट विच प्राइमरी इन्फेक्शन अगर देखें ना बच्चों में, ये प्राइमरी इन्फेक्शन का मतलब कि जो पहली दफ़ा जब वायरस ने अटैक किया, तो ये अब डिपेंड करता है कि उस इलाके के लोगों की इम्यूनिटी कैसी है। ठीक है, अगर ज़ाहिर है ना, इम्यूनिटी बेहतर हो तो वायरस से मुकाबला किया जा सकता है। अगर इम्यूनिटी ही सही स्ट्रांग नहीं है, वो एरिया अच्छा साफ सुथरा नीट एरिया नहीं है, उन लोगों की हेल्थ कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो उस मुकाबला कर सकें, तो ये एकदम से ये वायरस जो है ये अटैक कर जाता है। और वो लोग उस एरिया के मतलब इस वायरस से सारी उम्र के लिए, बच्चे जब जैसे वो फिर बड़े होते हैं, तो उनकी वो लेग्स की एक्टिविटी या हरकत होना वो काफ़ी हद तक डैमेज हो जाती है। अच्छा, पोलियो वायरस आर स्मॉलेस्ट नोन वायरस, ये मल्टीपल चॉइस के हिसाब से आपने ये देखना है कि सबसे छोटा वायरस साइज में पोलियो वायरस, एंड दे कंटेन आरएनए इन स्फेरिकल कैप्सिड, ये भी आरएनए, यानी कि लास्ट 3 जो आपने डिजीज पढ़ी हैं, डिजीज आल इनके जो वायरसेस हैं दे आर आरएनए वायरस। अच्छा, अब आप ये डायग्राम में आप देख सकते हैं स्मॉल पॉक्स, जैसे कि अभी हमने डायग्राम में भी देखा था, ये हर्पीज यानी कि लिप्स के पास की रीजन, मम्स ये जो आप इसको ये आपको देख रहे हैं कि स्वेलिंग नज़र आ रही है गले और कान के करीब के रीजन में। और ये भी मीजल्स है, ये देख रहे हैं, ये खसरा, ये पूरी बॉडी पे ऐसे थोड़े से रेड कलर के ये निशानात बन जाते हैं। सो दिस वाज ऑल वायरसेस एंड देयर टाइप्स एंड देवर डिजीज काजिंग। अगला जो पूरा ग्रुप हम स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है, दिस इज रेट्रो वायरसेस। रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं, इसको हम देखते हैं अभी कि आरएनए ट्यूमर वायरसेस
अच्छा, जितने भी ट्यूमर ट्यूमर क्या कहते हैं इसको उर्दू में, आप इसको कह लें गिल्टी समझ लें, ठीक है? एक थोड़ी-सी जगह पर जो स्वेलिंग हुई पड़ी होती है, दिस इज़ कॉल्ड ट्यूमर। तो वो जो वायरसेस होते हैं ट्यूमर काज़िंग, उनमें हमेशा आरएनए ही होता है और इनके बारे में काफ़ी अरसे से इन्फॉर्मेशन है और ये नेचर में हर जगह पर पाए जाते हैं और ये मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स में, ठीक है? दीज़ आर आल्सो एसोसिएटेड विद द ट्यूमर प्रोडक्शन। ट्यूमर मैंने आपको बताया गिल्टी बनाते हैं इन अ नंबर ऑफ एनिमल्स स्पेशी लाइक फाउल, रोडेंट्स एंड द कैट्स, यानी कि ये आप देख रहे हैं गुलहरी, कैट्स वगैरह में ये इन तमाम एनिमल्स में भी ये डिजीज़ काज कर सकते होते हैं। द मोस्ट फेमिलियर ऑफ द वायरस इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अच्छा, अब जो सबसे ज़्यादा मशहूर वायरस है इस ग्रुप का दैट इज़ HIV, और ये क्या काज करता है, ये आपको भी पता है, ये एड्स काज करता है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अच्छा, ये इसको क्या ये नाम दिया गया है, अगर हम इसको नाम से समझने की कोशिश करें तो बड़ा सिंपल है, इम्यून डेफिशिएंसी, ठीक है? अगर आप इस वायरस को भी देख लें तो H फॉर ह्यूमन और I इम्यूनो, और ये वायरस तो भी वायरस के लिए इम्यूनो डेफिशिएंसी, यानी कि वो वायरस जो उस पूरे बंदे का इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है, यानी कि बॉडी के अपने अंदर का जो सिस्टम है जो बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ एंटीजन, एंटीजन के जो बॉडी पे बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल अटैक कर रहा है, अगर वो आता है इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो वो वाला एंटीजन यानी कि वायरस या बैक्टीरिया वो मर जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, बॉडी में कोई डिजीज़ नहीं होती। लेकिन अगर अपना इम्यून सिस्टम ही स्ट्रांग नहीं है तो क्या होगा, हर किस्म की वो वायरस वो बैक्टीरिया के जो एक नॉर्मल बंदे को कुछ नहीं कह सकता, यानी कि नॉर्मल बंदा उससे बच जाता है, इस पेशेंट में हर वो इन्फेक्शन बहुत प्रॉब्लम, हाई लेवल का मसला, हाई लेवल की डिजीज़ काज हो जाती है। तो ये इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, सिंड्रोम हमेशा वर्ड डिजीज़ या बीमारी के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है? अच्छा, अब ये इनके वायरसेस के बारे में क्या ऐसी ख़ास बात है, क्यों इनको रेट्रो वायरसेस कहा जाता है? इसमें आप एक ख़ास एंजाइम पढ़ेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज़, ठीक है? इसको हम अभी समझते हैं कि ये वर्ड क्या है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज़ और इनकी अपनी क्या स्पेशलिटी है। ये सिंगल, आपको पता है कि आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंड, डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, डीएनए का, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है। अब ये जो ग्रुप है रेट्रोवायरसेस का, आपने दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो इनमें आरएनए है और ये ट्यूमर काजिंग वायरसेस हैं, ठीक है? विच आल्सो इंक्लूड रेट्रोवायरसेस यानी कि ओंको यानी कैंसर, ओंको ओंकोलॉजी हमेशा कैंसर की स्टडी को आप कहते हैं ओंको वायरसेस, यानी कि जो वायरस कैंसर काज करते हैं। ये कैसे होते हैं, स्फेरिकल इन फॉर्म होते हैं, यानी कि गोल थोड़ा से होते हैं, अबाउट 100 नैनोमीटर इन डायमीटर एंड इन्वेलप्ड बाय द होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे हमने इन्वेलप की डेफिनेशन देखी थी ना कि इन्वेलप वायरसेस क्या होते हैं, कि जिनका जो पूरा कवरिंग होता है, प्रोटीन कैप्सिड होता है, दैट इज आल्सो कवर्ड बाय होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ये इनकी अपनी अब स्पेशलिटी हो गई, आरएनए है इनके अंदर, ट्यूमर वायरसेस हैं, इनको रेट्रोवायरस कहा जाता है, ओंको वायरसेस भी कहा जाता है, ठीक है? अच्छा, अब इसमें इन्वेलप्ड भी हैं ये। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि although a few retroviruses are non-specific that they can infect any cell, most of them can infect only the host cell that possess required receptor. अच्छा, देखिए अब क्या होता है कि जैसे आपने देखा था ना कि लिटिक साइकिल में वायरस आके बैक्टीरिया के ऊपर एक ख़ास पॉइंट पर जहाँ कोई रिसेप्टर पाया जाता है वहाँ पर आके अटैच करते हैं। तो रिसेप्टर का मतलब क्या होता है, दैट इज काजिंग स्पेसिफिसिटी, यानी कि कोई ख़ास एरिया है, कोई ख़ास मखसूस पॉइंट है जिसकी जगह पे आके वायरस अटैच हो रहा है। अगर तो वायरसेस दे आर नॉट स्पेसिफिक, दे कैन अटैच एट एनी पॉइंट ऑन देयर होस्ट ऑर्गेनिज्म, होस्ट की बॉडी पे वो कहीं पे भी आके अटैच हो सकते हैं, लेकिन अगर तो वो स्पेसिफिक हैं, तो ये कह रहा है कि ये जो रेट्रोवायरसेस हैं दे मोस्ट ऑफ देम कैन इन्फेक्ट ओनली द होस्ट सेल, वो सिर्फ उन्हीं होस्ट सेल को इन्फेक्ट करेगा दैट पोजेस रिक्वायर्ड रिसेप्टर। इन द केस ऑफ एड्स, अच्छा एड्स का पूरा टॉपिक है, अभी हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है? कहते हैं कि एड्स के केस में होस्ट सेल पोजेस अ रिसेप्टर, होस्ट सेल में एक रिसेप्टर भी पाया जाता है दैट अलाउज द वायरल एड्सॉर्प्शन, उसी पॉइंट की वजह से ही तो वायरस आके अटैच करता है ना, आपने ऊपर पढ़ा था कैसे पहले अटैचमेंट होती है, एड्सॉर्प्शन होती है, उस जगह पे आके एक ज्वाइंट सा बन जाता है, ठीक है? एंड पेनिट्रेशन ऑफ सेवरल टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स एंड टिश्यू सेल। फिर वहाँ से क्या होता है कि वहाँ से हमारे ल्यूकोसाइट्स कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स को एंड टिश्यू सेल्स को,
होस्ट सेल के पास रिसेप्टर सेल्स हैं दैट अलाउज वायरल एड्सॉर्प्शन, यानी कि वायरस आके अटैच भी कर रहा है, वायरस का डीएनए एंटर भी हो रहा है, और वहीं से दूसरे बॉडी के ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स और दूसरी बॉडी के, अपनी ही बॉडी के दूसरे सेल्स जो है ना, वो वहाँ से मूव करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब इन रेट्रोवायरसेस की एक और स्पेशलिटी क्या है, दे कंटेन अ स्पेसिफिक एंजाइम कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का रिवर्स तो आपको मतलब पता है कि ये वर्ड अपोजिट के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। और नॉर्मली ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसीजर होता है ट्रांसक्रिप्शन, उसमें क्या होता है कि डीएनए से आरएनए हमारा बनता होता है। ठीक है, डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। अब मैं रिपीट कर रही हूँ, फ्रॉम डीएनए, जैसे ही मतलब है ना हमारे बॉडी में अक्सर जहाँ पर कुछ भी डीएनए से ज़ाहिर है, हमारा डीएनए कंट्रोलिंग बॉडी है तमाम बॉडी के फंक्शंस के लिए, तमाम बॉडी के स्ट्रक्चर मेकिंग के लिए। तो डीएनए के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है, पहले उसको मैसेंजर आरएनए बनाया जाता है, मैसेंजर आरएनए से देन जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। आपने वो पढ़ा था ना, राइबोसोम्स आर अटैच्ड विद द मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम मिलकर प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे होते हैं। तो अब जाहिर है इनके अंदर आरएनए है, तो आरएनए मतलब बिकॉज दीज आर आरएनए वायरसेस, सो दे कंटेन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये क्या कर सकते हैं, विच कैन कन्वर्ट अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम इनटू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड वायरल डीएनए। तो ये क्या करते हैं, ये आरएनए से पहले डीएनए बनाते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको तीनों को? जी स्टूडेंट्स, ये बात समझ आई है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की? ये नहीं आई? मेरी आवाज आ रही है? मुझे किसी का आंसर नहीं मिला अभी तक कि ये समझ आ गई है रेट्रो, ये ट्रांसक्रिप्टेज की स्टोरी समझ आई है या नहीं आई? अच्छा, मैं फिर बता देती हूँ। मैम एक बार फिर से बता दें अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए जो होता है हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल हेलिकल होता है ना, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल होता है डीएनए, और जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक, अब होता क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन के केस में डीएनए की सारी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट की जाती है पहले सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में। तो ये होता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा कि जब आरएनए को कन्वर्ट किया जाएगा डीएनए में। ऐसा ही है ना? ठीक, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, आरएनए से डीएनए का बनना। सिंपल ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनना। अब चूंकि ये जो वायरसेस हैं, दीज आर आरएनए वायरसेस, ये आप देख रहे हैं ना, ये अब नीचे एचआईवी का वायरस दिखाया हुआ है, ये आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस है। ठीक है, अब चूंकि ये आरएनए वायरसेस है, ठीक है, तो ये आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है। तो चूंकि ये आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है, इसलिए इनके पास एक एंजाइम होना चाहिए दैट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एक एंजाइम इनके पास प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्यों, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, क्योंकि ये आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। अब बात समझ आ गई? यस मैम। ओके। अच्छा, अब क्या होता है कि नॉट ओनली दिस डीएनए कैन इन्फेक्ट होस्ट सेल, बट इट कैन आल्सो बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट जीनोम एज अ प्रोवायरस दैट कैन बी पास्ड ऑन टू द प्रोजेनी सेल। अब देखिए ना, पहले इसके अंदर आरएनए था, फिर इससे डीएनए बन गया। ठीक, अच्छा चले हम ये अगले डायग्राम में भी ये चीज देख लेते हैं। ये देखिए, ये है वायरल आरएनए। ठीक है, आरएनए है ये, ऐसे ही है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड ये है, ये डबल नहीं है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। आरएनए जैसे ही बॉडी में आता है, ठीक है, अब ये ना पूरा एचआईवी का ही साइकिल दिखा रहे हैं आपकी बुक में कि कैसे एचआईवी ह्यूमन बॉडी के अंदर आके उसको डिजीज काज करती है। ये वायरस का आरएनए है, तो ये क्या होता है कि इस एंजाइम की वजह से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करती है, यानी कि ये आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करती है। यहां से ये बात समझ आ गई, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर दिया। अब
क्यों ये काम क्यों होता है, क्यों डीएनए में कन्वर्ट करते हैं? वो कहते हैं कि डीएनए के कन्वर्ट करने की दो रीजंस होती हैं। पहली तो वजह ये होती है कि वो डीएनए, ये जो होस्ट सेल है, ठीक है, जिस भी इंसान के अंदर, एनिमल के अंदर ये वायरस आ गया है, उस ऑर्गेनिज्म में तो डीएनए है ना, उस ऑर्गेनिज्म में तो आरएनए नहीं है। अब वो जो ऑलरेडी डीएनए है, ये डीएनए उसके डीएनए का हिस्सा बन जाता है। अब समझ आई? जी। अब ये आके उसके डीएनए का हिस्सा बन गया, और जैसे ही फिर ये सेल्स डिवाइड करते हैं, ये हर एक सेल का पार्ट बन जाता है। सही। फिर हमने जैसे ही लिटिक साइकिल में पढ़ा था ना कि जब वायरस का डीएनए होस्ट के डीएनए का पार्ट बन जाता है तो ये क्या करता है, ये उसे कहता है कि अब मेरी कॉपीज बनाओ। अब ये पर देख लें, यहाँ पर भी ये वायरस की ही प्रोटीन्स बन रही, वायरस का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बन रहा। अब यहाँ पर वायरस की कॉपीज बन रही, देखें वायरस बेसिकली ऐसा था। अब वायरस की जब कॉपीज बन गई तो इसका मतलब ये है कि वायरस मल्टीप्लाई कर रहा है। अब यहाँ से वायरस आ गया, ये देखें दोबारा अगेन वैसा ही वायरस फिर बन गया। अब ये वायरस इर्द गिर्द के दूसरे सेल्स को अगेन डिस्ट्रॉय, अगेन उनको भी इन्फेक्ट करता जाएगा, उनको भी डिस्ट्रॉय करता जाएगा। ठीक हो की बात? So now this DNA can infect the host cell, but it can also be incorporated into the host genome. कैसे? प्रो वायरस से। that can be passed on to the progeny cell, यानी कि दूसरे और बनते हुए सेल्स में भी इस तरीके से पास होता चला जाता है। In this way, some of retroviruses can convert normal cells into the cancer cell. तो इस तरीके से नॉर्मल सेल्स को कैंसर सेल्स में कन्वर्ट कर देता है एक वायरस आता है। अगर आप दोबारा से इस डायग्राम में भी देख लें, ये HIV का वायरस है, ठीक है। इस डायग्राम से आपको अच्छा समझ आ जाएगा। ये इसके अंदर आरएनए आप देख रहे हैं, ये इसका कैप्सिड है, ठीक है। और ये इसकी जो ऊपर से आपको नजर आ रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये वाली आउटर कवरिंग, ये आप देख रहे हैं, दिस इज इन्वेलप, यानी कि ये होस्ट की बॉडी से लेकर, प्रोटीन से लेकर इसकी आउटर कवरिंग बनाया गया। आरएनए, ठीक है, ये इसका कैप्सिड, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये इसका कैप्सिड, और ये इसका इन्वेलप। अब ये जो इस एरिया पर एक खास रिसेप्टर होते हैं होस्ट सेल के ऊपर, अगर रिसेप्टर होगा, और रिसेप्टर का नाम क्या है, CD4 रिसेप्टर साइट। अब ये इस पॉइंट पे आके वायरस ने अटैच हुआ, वायरस अटैच हुआ, इसने क्या किया, अपना आरएनए होस्ट की बॉडी के अंदर भेज दिया, होस्ट की बॉडी के अंदर भेज दिया। अब क्या हुआ, वायरस आरएनए है ये, ठीक है। देन क्या होता है कि ये अपने उसके अंदर है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर देना। अब डीएनए में कन्वर्ट इसलिए किया जाता है सो दैट इट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट जीनोम, ताकि होस्ट के डीएनए के साथ आके ऐड हो जाए, पहली तो बात ये, और फिर दूसरे सेल्स को भी ट्रांसफर किया जा सके। अब जैसे ही ये होस्ट के साथ आ जाता है, देन इट टेक्स द कंट्रोल ऑफ होस्ट मेटाबॉलिक मशीनरी एंड इट डायरेक्ट्स के वायरस की अपनी प्रोटीन्स और वायरस का अपना आरएनए बनाया जाए। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर ये समझ रहे हैं, पहले आरएनए आया था, आरएनए से डीएनए बना, डीएनए होस्ट के डीएनए के साथ अटैच हुआ, वहां से इसने अपना आरएनए अगेन बनवाया, आरएनए और अपनी प्रोटीन्स बनवाई, और इस तरीके से अपनी कॉपीज डेवलप करवाकर यही वाली कॉपीज इर्द गिर्द के दूसरे सेल्स को जब अटैक करता है, सो दिस कैन देन अगेन कन्वर्ट्स नॉर्मल सेल्स इनटू द कैंसर सेल्स। क्लियर हो गया बच्चों? समझ आ गया है सबको? अच्छा, ओके। मैं आपको डेली कहती होती हूँ कि आप लोग याद करके मुझे लिख के टॉपिक भेजा करें, लेकिन आप लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं करता। आज मुझे ये टॉपिक अलॉन्ग विद दिस डायग्राम मुझे आपने याद करके लिख के भेजना है, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम अपना टॉपिक नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज एड्स। हम इस वायरस के स्ट्रक्चर के हवाले से पढ़ेंगे, HIV का वायरस कैसा होता है, ठीक है। डायग्राम हमने थोड़ी सी देख ली है, थोड़ा सा हमें अंदाजा हो गया है कि क्या साइकिल है, ठीक है। वही अटैचमेंट कैसे अटैच होता है वायरस, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये आज हमने नई चीज़ पढ़ी। फिर थर्ड में ये वायरल आरएनए, तो हमें पता है कि वायरस अपनी ही बॉडी के आरएनए और अपनी प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है, और फिर उसके बाद असेंबली होती है, यानी कि असेंबलिंग, यानी कि जोड़ा जाता है उसके अपने अंदर के पार्टिकल्स को, और देन वहाँ से जब रिलीज होते हैं वायरस, तो वो दूसरे इर्द गिर्द के सेल्स को अटैक कर सकता होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक। टुमारो इंशाल्लाह वी विल स्टडी एड्स डिजीज एंड इट्स काजेज, एंड मतलब डिफरेंट इसके अंदर जो भी चीज़ें आती हैं। ओके स्टूडेंट्स, याद करके लिख के मुझे भेजना है। अल्लाह हाफिज़।